एनवेलप ऑफ कर्व इसके अंदर देख ले। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। मतलब थीटा को रिमूव करना है बेसिकली। तो ये क्वेश्चन एक्स स्क्वायर के टर्म्स में आते हैं, दोनों साइड माइनस आता है, ठीक है। फॉर्मेट वही है, यू स्क्वायर अपॉन जी, एक में ऊपर 2 है, इसमें नीचे 2 है, ये आता है यहाँ पे y। क्वेश्चन ये था कि होल लेंथ ऑफ द इवोल्यूट ऑफ इलिप्स, तो इसमें 4 आगे आता है, ए स्क्वायर बाय बी है, उधर बी स्क्वायर माई अपॉन ए है। कहीं आ जाए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी पॉइंट ऑन इक्विएंगुलर स्पाइरल ऑफ दिस इज एंगल थीटा 90 डिग्री। सोल्यूशन का आंसर रहता है 2 पाई बराबर एम एल एल डैश अपॉन टी एल प्लस एल डैश, एम बाई टी के फॉर्मेट में आता है। ये क्वेश्चन है बैक सब्स्टिट्यूशन यूज्ड इन द गॉस एलिमिनेशन, ठीक है। बाई 8 रूल जो सिम्पसन का होता है, उसके लिए जो इंटरवल की वैल्यू होती है वो 12 होती है, और 1/3 की हाईएस्ट पॉलिनोमियल वैल्यू 2 डिग्री का होता है, क्वाड्रेटिक होता है, पता है। रिजल्टेंट फोर्स पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। सबसे पहले जो चीज़ माइंड में ध्यान रखनी है ना, सबसे पहली चीज़ ये कि सबसे पहले एजेस की बात होगी, फिर साइड की बात होगी, फिर वर्टेक्स की बात होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एजेस में देखो, सबसे पहले आई ओ सी सी, मतलब सबसे पहले आई इन सेंटर, फिर आउट सेंटर, फिर सरकम सेंटर, फिर सेंट्रॉइड, लास्ट में सेंट्रॉइड है, ओके। इन ऑर्थो सरकम सेंटर, लास्ट में सेंट्रॉइड। देखो जहाँ तक एजेस की बात है, सिर्फ पहले और तीसरे में चेंज है, ये मेरे को मालूम है। पहले सी एस फॉर्मेट यानी पहला कॉस, दूसरा तीसरे पे साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। अब याद रखो कॉस में एंगल हमेशा हाफ चल रहा है और साइन में एंगल चल रहा है डबल, ठीक है। तो इसका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, कॉस a/2 कॉस b/2 कॉस c/2, क्लियर है। और थर्ड वाले का रेशियो क्या आएगा, साइन 2a साइन 2b साइन 2c। ऑर्थो में सिर्फ एजेस चल रही है, और जो आपका सेंट्रॉइड है उसमें साइड्स OA OB OC इस टाइप से, ठीक है। फिर उसके बाद आप होते हो, अगर साइड्स पे फोर्सेस लग रहे हैं तो साइड्स वाले में PQR चलता है, P + Q + R, ठीक है, वो चेंज नहीं है। अब इसमें देखो जो बीच वाले हैं ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है, लेकिन पहले पे कॉस है, सॉरी ऑर्थो में ORS का गोल चल रहा है, सेक B सेक C, और सरकम में C है, ठीक है। और एंगल्स में कोई चेंज नहीं होता, एंगल सेम रहता है, कॉस कॉस कॉस, ठीक है। अब जो ये है सेंट्रॉइड, ये भी C से स्टार्ट होता है इसके अंदर, लेकिन C कॉस वाला नहीं है, कॉस सेक वाला है। तो आप इसे साइन इनवर्स के फॉर्मेट में भी याद सकते हो, P/sin A Q/sin B या अपॉन/sin C, तो इस तरह का फॉर्मेट है। फिर यहाँ पे है कि ऑन वर्टेक्स पे देखना है कोई चीज़, तो फिर इन सेंटर वाले में वर्टेक्स क्या होता है, PQR के अपोजिट चले जा रहे हैं, मतलब अपॉन में ABC चल रहा है, ठीक है। लास्ट वाले में सेंट्रोइड में वर्टेक्स वाला बैलेंस है, PQR सब बराबर हो जाते हैं, ठीक। और फिर यहाँ पे आपका जो सरकम सेंटर है उसमें क्या हो रहा है, sin 2A sin 2B sin 2C। ऑर्थो में क्या होगा, 10, मतलब वर्टेक्स है ना, ऑर्थो में 10 बना रहा है, इसमें sin 2A बना रहा है। इसमें सिर्फ बीच वाला मामला है वर्टेक्स के अंदर, मतलब कि एक तो ऑर्थो सेंटर वाला और एक सरकम सेंटर वाला। ऑर्थो में वर्टेक्स में थो आ रहा है, मतलब 10 अपॉन में, ठीक है। और सरकम में साइन, बट अपॉन में sin 2A sin 2B sin 2C। तो ये इक्विलिब्रियम हो गया फोर्स वाला। भाई देख लो प्रोजेक्टाइल के रिजल्ट्स हैं, U cos अल्फा बराबर GT tan अल्फा माइनस tan बीटा, R बराबर 4√H1 H डैश, T बराबर क्या U cosec बाय G, इट कैन बी रिटन एज U बाय G sin थीटा, H बराबर हाफ GT1 T डैश। दिस रिजल्ट कैन बी रिटन एज T थीटा इक्वल्स टू
टी अल्फ़ा माइनस सी टी अपॉन यू कॉस अल्फ़ा। रिजल्ट भी देखने को मिलता है h बराबर r/4 सम रेंज यू स्क्वायर बाई जी इक्वल टू 45 डिग्री। ये क्वेश्चन DSSP में पूछा हुआ है, मतलब कॉन्जुगेट निकालने वाला है ये, पर इसमें u माइनस बी को ही पूरा एक सिस्टम मान लेते हैं अपन, जैसे एफ जेड बराबर यू प्लस आई वी है, तो आईटा डाल के फिर आ जाएगा, फिर दोनों को सॉल्व करने पे एक फंक्शन बनता है, फिर जाके सॉल्व करते हैं। एफ जेड की वैल्यू डायरेक्ट देख लो माइनस आईटा जेड क्यूब। दूसरे फंक्शन है इसमें u प्लस बी बराबर 2 साइन 2x ये दे रखा है, इसका होता है माइनस आईटा अपन 1 प्लस आईटा, दोनों इस आंसर माइनस में है और कॉट जेड और है इसमें। तो लॉन्ग स्किन का कॉन्सेप्ट देख लो, ये DSSP में तो एक क्वेश्चन पूछता है आपको, मतलब अगर सॉल्यूशन इस टाइप का दे दे कि यू एफ एक्स और वी जी एक्स के फॉर्मेट में, अब निकालो भाई एफ एक्स और जी एक्स निकालो, यू एन बी दे देता है कि ये यू एन बी है। तो सबसे पहले आप एफ एक्स जब भी निकालना हो, ठीक है, माइनस साइन आएगा आगे, यू की जगह क्या यूज़ करना है वी, मतलब जो एफ एक्स के साथ है वो यूज़ नहीं करना, एफ एक्स के साथ जो नहीं है वो यूज़ करेंगे, यानी कि वी जो फंक्शन दे रखा है ई एक्स उससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे रॉन्ग स्किन से, मतलब यू वी है, यू डैश और वी डैश है, ठीक है। अब जी एक्स बराबर क्या है, यू मल्टीप्लाई करेंगे, आर मल्टीप्लाई करेंगे जो दे रखा है और रॉन्ग स्किन से डिवाइड करते हैं। अच्छा, जो भी फंक्शन है उसको गिवन फंक्शन से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो रॉन्ग स्किन से। इस तरह से पहले एफ जी निकाल सकते हैं। और अगर यू वी यू डैश वी डैश इसकी वैल्यू 0 आती है तो सॉल्यूशन क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। नॉर्मल वेक्टर ग्रेडियंट होता है बेसिकली, ग्रेडियंट अपन ग्रेडियंट एफ करके निकालते हैं, और नॉर्मल डेरिवेटिव इन ए डायरेक्शन में फिर ए यूनिट के मल्टीप्लाई कर दो। देखो फाइनल रिवीजन इन फंक्शंस का कि गॉस जो हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन होता है उसमें 3 सिंगुलर पॉइंट होते हैं, तो सिंगुलर पॉइंट होते हैं 3 सिंगुलर पॉइंट, एंड जहाँ पे x 0 है 1 और इन्फिनिटी, ठीक है, 0 1 एंड इन्फिनिटी 3 सिंगुलर पॉइंट। लीजेंड्री फंक्शन में ये हो कि और के लिए और वैल्यू आएगी, इवन के लिए इवन वैल्यू आती है, डायरेक्ट पूछा था ये क्वेश्चन 2016 में। और देखो Pn1 की वैल्यू 1 है, -1 की वैल्यू -1/n है। जिस भी डिग्री का निकालना होता है डेरिवेटिव्स की फॉर्म में, तो उससे एक बड़ी वाली डिग्री का डेरिवेटिव माइनस उससे एक छोटी वाली डिग्री का डेरिवेटिव बराबर किसके होता है, उसी फंक्शन में अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2n + 1 का। अब ये होता है 1x - 1 Pn x डैश dx डैश, ये इसके बराबर होता है वही सेम Pn + 1 एक बड़ी डिग्री एक छोटी डिग्री और डिवाइड करो 2n + 1 से। बेसल इक्वेशन, बेसल में 2 सिंगुलर पॉइंट होते हैं ऑन रियल एक्सिस, एक x बराबर 0 x बराबर इन्फिनिटी, लेकिन x बराबर 0 रेगुलर, अगर पूछ ले रेगुलर सिंगुलर पॉइंट एक ही होता है, रेगुलर इरेगुलर पॉइंट में एक होता है x बराबर इन्फिनिटी इरेगुलर पॉइंट है। रेडी की फॉर्मूला फॉर हर्माइट पॉलीनॉमियल क्या होता है, इसमें एक्सपोनेंशियल की पावर x² आता है हर्माइट में, ठीक है, और -1 की पावर n तो आगे चलता ही है। डिफरेंशिएशन भी इसी का होता है n टर्म्स में, एक्सपोनेंशियल की पावर, लेकिन अंदर की साइड एक्सपोनेंशियल की पावर -x² है, बाहर एक्सपोनेंशियल की पावर x² है जस्ट प्लस का, ठीक है। लगेड इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ये लंगूर वाली कुछ नहीं है, d डबल डैश है, d डैश है, y, ये तो पता ही है। आगे सबसे पहले x आता है लंगूर वाला, फिर लंगूर में 1 - x और फिर यहाँ पे n है, x 1/x और यहाँ पे n। लंगूरे एक फॉर्मूला है, यहाँ पे समेशन 0 से इन्फिनिटी लेके Tn है, तो ये किसके बराबर होता है भाई, जो एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में है -xt/1 - t, यही डिवाइडेशन में भी है 1/1 - t। एक ln के टर्म में एक फॉर्मूला ये है कि देखो l है, l डैश निकाल रहे हो, ठीक है,
इसका डेरिवेटिव उससे एक लोअर वाला डेरिवेटिव का जो डिफरेंस है उसमें अगर लोअर डिग्री ऐड कर दी जाए तो ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि ऐसे है कि एल एन डैश माइनस एल एन डैश एन माइनस वन, ठीक है भाई। इसमें छोटी डिग्री दोनों का डिफरेंस और इसमें यही वाली डिग्री ऐड कर दें, ज़ीरो हो जाएगा। देखिए एक्सपोनेंशियल ऑर्डर से क्वेश्चन पूछा कि कौन सा एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है कौन सा नहीं है। एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। तो बस एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ये होता है कि लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस बी टी टी। अगर ये कोई फाइनाइट फंक्शन आ जाता है तो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन है। अब देख लो ना किस टाइप के फंक्शन हो रहे हैं। जैसे ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन है साइन 80 e की पावर 80 टी, ठीक है। और जब ये वाला फॉर्मेट आ जाता है e की पावर टी स्क्वायर तो ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन नहीं है, ठीक है। इस टाइप के फंक्शन तो है, ये नहीं है। एक ग्रीन फंक्शन किसके लिए यूज होता है? स्टडी द ऑर्डिनरी एंड डिफरेंशियल इक्वेशन इन हायर ऑर्डर डायमेंशन। एक यहाँ पे स्टर्म लिवली प्रॉब्लम है, ये अच्छा है क्वेश्चन, नेटवर्क भी पूछते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फॉर्मेट क्या होता है इसका? फॉर्मेट तो यही होता है भाई, एक कोई पी एक्स है, इसका डी वाई बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, फिर एक्स का फंक्शन है, एक्स के फंक्शन का वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, फिर बाद में पूरे का एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। इधर वाई है, ठीक है, इधर पी एक्स का फंक्शन है कोई और लैम्डा कोई दूसरा फंक्शन है एक्स का, और ये इस टाइप की क्वेश्चन है ना। अब इसकी सब ये क्वेश्चन पूछा था कॉलेज लेक्चर में, बाउंड्री कंडीशन क्या है। तो बाउंड्री कंडीशन में देखो, सबसे पहले तो ये देखो इनिशियल वाली कंडीशन है ए और बी पे, ठीक है। तो ए पे जो वाई का फंक्शन है माइनस वही ए पे उसका डिफ्रेंसिएशन माइनस करना है, बी पे जो फंक्शन है उसमें उसका डिफ्रेंसिएशन ऐड करना है। अल्फ़ा टू बीटा बीटा वन कोएफिशिएंट लगा दो, ठीक है। ये सब कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है और ये अल्फ़ा वन ये सारे कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि आइगन वैल्यू ऑफ द स्टर्म लिवली बाउंड्री कंडीशंस देख लो। बाउंड्री कंडीशंस किस टाइप की दे रखी है? जब दोनों आपका वाई पे फंक्शन और वाई पे डिफरेंशिएशन बराबर होता है तब आपका फॉर्मूला लगता है एन पाई बाई एल स्क्वायर। एल यहाँ पे है कि जो उसका इंटरवल है, इंटरवल क्या है यहाँ पे 0 to 2 पाई। इस इंटरवल के बीच के डिस्टेंस को एल बोलते हैं। एन एज इट इज़ है, डिवाइड कर दो ये, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। सो वट एवर इज कैंसिल कम इन अ फॉर्म ऑफ एन स्क्वायर, सो आंसर इज एन स्क्वायर। क्वेश्चन ये पूछा था कि ये बैड Stokes problem of calculus of variation is related with the finding the path having the minimum transient time between the 2 points। टाइप के दो क्वेश्चन आए हैं वोल्टेरा से। तो मेरे को ये जब भी लिमिट ये वेरिएबल दे रखी हो तो आप उससे सॉल्व कर सकते हो बाय लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन से। यहाँ पे 1 है तो कॉन्वोल्यूशन हो जाएगा एक तरीके से। 5 को कॉमन लेके फिर करते हैं। कल कैसे देख लो ये क्वेश्चन, यहाँ पे L इसमें लग जाएगा 5 में, इधर L1 में लगेगा, इधर कुछ भी नहीं देखा तो 1 एज्यूम कर लो। L1 L5, ठीक है। अब इसका 1/p हो जाएगा, इसका 1/p 5 खोल लो, ठीक है। अब 5 कॉमन ले लेना, बाकी सब उधर शिफ्ट कर देना। फिर L हटा के इन्वर्स लगाते हैं इधर, लैपलेस इन्वर्स। फिर जो फॉर्म बनती है वो तुम्हारा आंसर बन जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर EX था। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का दे रखा है तो उससे भी घबराना नहीं है। L5 लगाओ, LEX L1/2, ठीक है, ये हो गया। फिर ये L5 कॉमन उधर भेजो, आप करोगे इसको, इधर और एक्स आया इसमें भी। अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कौन का पूछ ले, कौन के 3 में से
वैसे ट्रायंगुलर होती है तो 3/10 होता है कौन का, है ना। एंड इलिप्सॉइड का पूछ ले, इस टाइप का इलिप्सॉइड दे रखा है तो इसका कुछ 25/4, मतलब इलिप्सॉइड का ही होता है अबाउट एक्स एक्सिस 1/4 ma² प्लस v² होता है। तो देख लेना 2 कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर बन रहा हो अपॉन में 4 आ रहा हो, इलिप्सॉइड का बन जाता है। एक स्फेरिकल शेल ऑफ मास m अबाउट द डायमीटर व्हेन a एंड b आर द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियस। तो ये क्या बनेगा 2m/5 a⁵ अपॉन b⁵ a³ माइनस b³। मतलब ऊपर डिग्री 5 चल रही है, नीचे डिग्री 3 चल रही है, इधर ऊपर 2/5 चल रहा है। फिर यहाँ पे यूलर थ्योरम मोशन 3D रिलेटेड टू द सिंगल रोटेशन। चाहे कि यूलर थ्योरम है वो किससे रिलेटेड है, सिंगल रोटेशन से। रेफरेंस फॉर्मूला फॉर द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। ये प्रोबेबिलिटी जैसे आर है, प्रोबेबिलिटी r+1 निकालनी है ना मेरे को, r+1 निकालनी है तो ऊपर लैम्डा नीचे λ+1 और इधर PR, थोड़ा सा ध्यान रख लो। या फिर आप रेशोज़ में रख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ r+1 अपॉन PR इक्वल्स टू 1 अपॉन λ+1। इसमें कहीं काम आ जाए तो जैसे लैम्डा आपको एक गिवन होता है ना, और लैम्डा फाइंड करते हो, अगर दोनों सेम नहीं आते तो यूनिक सॉल्यूशन है। मानो कि दोनों लैम्डा सेम आ गए, ठीक है, फिर आप निकालते हो सॉल्यूशन, 0 जाता है तो इनफाइनाइट बनी सॉल्यूशन, और 0 नहीं आता तो नो सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो सेंट्रल कॉनिकॉइड क्या होता है। एक सेंट्रल कॉनिकॉइड होता है कि x² y² z² इक्वल टू 1 है, फिर इसमें कुछ कॉफिशिएंट भी है जैसे ABC है। ये इलिप्सॉइड हो जाएगा अगर ABC तीनों पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। अगर इनमें से एक भी नेगेटिव हो गया तो ये हाइपरबोलॉइड हो जाता है। 2 नेगेटिव हो गए तो हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट। अगर ऑल नेगेटिव है तो इमेजिनरी इलिप्सॉइड बनता है, ठीक है। कंडीशन दैट प्लेन, ये प्लेन दे रखा है, टच कर रहा है इस कॉनिकॉइड को, क्या कंडीशन होनी चाहिए इसकी, कुछ नहीं। देखो L² m² n², इधर p² है, बस डिवाइड में कॉफिशिएंट करना है मेरे को ABC, ठीक है। तो ये वो कंडीशन है जिस पे प्लेन कॉनिकॉइड को टच कर रहा है। इफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आस्क देन LMN, कॉनिकॉइड का है ना, LMN ऊपर, ठीक है, नीचे ABC और P सब में मल्टीप्लाई कर देना। थोड़ा डिफरेंट सा कोऑर्डिनेट है इसका, ऊपर LMN है, नीचे ABC है और मल्टीप्लाई करना है P से। यहाँ पे कंडीशन ऑफ दैट प्लेन शुड टच द इलिप्सॉइड को टच करने की कंडीशन क्या है, L² m² n² इक्वल्स टू 1, पर इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, इलिप्सॉइड में मल्टीप्लाई होता है कॉफिशिएंट α² प्लस β² γ²। ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टर स्फीयर से कि टू फाइंड द लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन टू द सेंट्रल कॉनिकॉइड, ठीक है। कॉनिकॉइड का पूछ रहा है, इंटरसेक्ट 3 वो टेंजेंट प्लेन जहाँ पे कट करता है ना, डायरेक्टर स्फीयर ही बनता है वैसे बेसिकली। तो जब कॉनिकॉइड की बात हो रही है तो x² प्लस y² प्लस z² बराबर होते हैं 1/a 1/b 1/c के, ठीक है। तो रेडियस क्या बनती है यहाँ पे, रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल √1/a √1/b √1/c। डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में व्हाट इज रेडियस ऑफ दैट डायरेक्टर स्फीयर, सो रिमेंबर इट, ओके, यस। एंड डायरेक्टर स्फीयर ऑफ इलिप्सॉइड पूछ रहा है डायरेक्टर, तो इलिप्सॉइड में तो सिंपल मामला है, XY इस z² के सम बराबर में क्या आता है a² प्लस b² प्लस c², ठीक है, ये इसके बराबर में चल रहा है। और कॉनिकॉइड में 1/a 1/b 1/c चल रहा है। तो इसकी रेडियस क्या होगी √a² प्लस b² प्लस c², ये इलिप्सॉइड की रेडियस है, कॉनिकॉइड की रेडियस ये है। अब क्वेश्चन पूछता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ इलिप्सॉइड, तो ये पता ही है तुम्हें, L/P आ रहा है α² β², इस टाइप का चलता है। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सेक्शन ऑफ दैट कॉनिकॉइड विच टच दैट वन, क्या लोकस होगा भाई इसका, देखिए एज इट इज़ लिखियो, है ना,
ये ऐसे लिखना है, बस इसमें ये अल्फ़ा बीटा और गामा डिवाइड कर देना, ठीक है। और इस साइड इस पूरे का होल स्क्वायर कर देना। सेंटर ऑफ सेक्शन ऑफ दिस का सेक्शन निकालना है ना, उसमें तो अल्फ़ा बीटा गामा डिवाइड करना है, और इसमें स्क्वायर कर देना। फिर यहाँ पे द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉनिकॉइड विच passes through alpha beta gamma will be locus of the midpoint of the chord of conoid which passes through alpha beta gamma मिड पॉइंट्स का लोकस निकालना है कॉनिकॉइड का, जो अल्फा बीटा गामा से पास हो रहा है। तो कोई बात नहीं, मतलब ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर से मान लो कि मिड पॉइंट से इसको बैलेंस करना है मेरे को, तो डिग्री सेम होनी चाहिए ना। अब ए बी सी तो उधर भी है, पर बैलेंस कैसे होगा, एक्स वाई जेड उधर भी है, बीच में अल्फ़ा बीटा गामा घुसेड़ा है इसने, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा घुसेड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पे भाई टॉपोलॉजी जो बोलते हैं किसको, टॉपोलॉजी सबसे पहले तो उसमें एक नॉन एम्प्टीव सेट डिफाइन होना चाहिए। फिर टी कलेक्शंस है उन सारे सबसेट का, जो एक्स के जितने भी सबसेट है ना, तो वो टॉपोलॉजी उसके सारे सबसेट का कलेक्शन है। और उसके अंदर एक फाई एलिमेंट भी होना चाहिए और फुल एक्स भी होना चाहिए, ठीक है। और जैसे उसके अंदर कोई और सबसेट आ रहा है, जैसे कि G1 एंड G2 टॉपोलॉजी से बिलोंग कर रहे हैं अगर, तो उन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, मतलब G1 और G2 का इंटरसेक्शन, वो भी टॉपोलॉजी में होना चाहिए। और उन सारे एलिमेंट्स का जो भी टॉपोलॉजी में दे रखे हैं, यूनियन कर रहे हैं ना, वो कंप्लीट सब कलेक्शन बन जाएगा, मतलब एक्स बन जाएगा कंप्लीट, ठीक है। जैसे कि ये है, अब इसमें फाई है, एक्स है, ए है, बी है, और ए बी का इंटरसेक्शन भी इसके अंदर है। और ए बी का यूनियन भी इसके अंदर है, टॉपोलॉजी है। पर ये टॉपोलॉजी नहीं है, क्योंकि बी एस ये है, बट ए बी इन तीनों का कलेक्शन यूनियन कहाँ पे इसमें है, नहीं है, टॉपोलॉजी नहीं है। एक्स एंड टी टॉपोलॉजिकल स्पेस इस तरह कह सकते हैं, एक्स सेट है, टॉपोलॉजी डिफाइन है। इनडिस्क्रीट टॉपोलॉजी वो होती है जिसमें से फाई और एक्स हो, डिस्क्रीट में सब कुछ हो तो डिस्क्रीट है। को फाइनाइट बोलते हैं कि अगर एक्स नॉन एम्प्टी टी कलेक्शन हो तो सबसेट कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट, ठीक है। फाइनल और कोर्स टॉपोलॉजी ये दे रखा है, जैसे कि मतलब T1 T2 का सबसेट है, ठीक है। तो जो T2 है वो क्या है, फाइनर देन T1, ठीक है। और T1 है वो क्या है, कोर्सर देन T2। जो छोटा है वो कोर्सर होता है, जो बड़ा है वो फाइनर होता है। यहाँ पे दो साइड दे रखे हैं। अब ये जो T1 है, अब ये T2 छोटा है तो ये कोर्सर हो गया, जो T1 है वो फाइनर है तो बड़ा है, तो ये इसका सबसेट ही तो है, तो ये फाइनल हो गया। ओपन सेट क्या बोलते हैं, जितने भी मेम्बर्स दे रखे ना, उन सब का वो सारे एलिमेंट किसी भी टॉपोलॉजी के सारे ओपन सेट हैं, और उनका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो क्लोज होता है। जैसे कि अब ए है तो ए एक्स में से हटा दो तो वो क्या बन जाएगा, मतलब इसमें से ए हटा दो, बी सी डी, ये क्या बन जाएगा, क्लोज, ठीक है। बी सी डी हटा दो तो इसके लिए मतलब पर्टिकुलरली सेट के लिए निकालते हैं कि इसका क्लोज क्या होगा, ये बाकी सारे तो ओपन ही है। नेबरहुड निकालना है, मतलब जैसे 1 का निकालना है नेबरहुड, तो 1 के जितने भी सुपर सेट होते हैं टॉपोलॉजी के अंदर, तो वो सब क्या होंगे, इसका नेबरहुड होगा। इसमें 3 का नेबरहुड निकालना है, ठीक है। अब टॉपोलॉजी में इसका नेबरहुड क्या होगा, कुछ दे नहीं रखा तो एक्स ही मान लो फिर इसका नेबरहुड। यहाँ पे देखो, एनी कलेक्शन ऑफ क्लोज सबसेट ऑफ अ टॉपोलॉजिकल स्पेस इज अ क्लोज सेट। एफ एंड F2 दो क्लोज सेट है, तो उन दोनों का यूनियन भी क्या होगा, क्लोज सेट होगा। बड़ी यूनिक सी बात है टॉपोलॉजी में, वैसे तो दोनों की यूनियन क्लोज सेट होकर। देखो, ए सबसेट ऑफ टॉपोलॉजिकल स्पेस इज ओपन कब बोलते हैं उसको, इस सबसेट को, अगर इट इज़ अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, मतलब उसके सभी पॉइंटों का नेबरहुड उसी के अंदर हो। यूनियन ऑफ जितने भी ओपन सेट हैं जो ए के सबसेट है,
वो सब क्या होता है, ओपन सेट ऑफ विच आर union of all open set which are subset of A is called the interior of A. Interior of a set A is open set. A node is the largest open set contained in A and A is open if A node equal to A. चीज़ याद रखने वाली कि A node सबसे लार्जेस्ट ओपन सेट होता है। दूसरी चीज़ ओपन तब होता है जब A node बराबर A है। और लोअर टोपोलॉजी L से डिनोट करते हैं, मतलब कि लेफ्ट साइड क्लोज। अपर टोपोलॉजी यानी अपर साइड क्लोज। ये लोकल बेस, उसमें ये है कि ए को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट सेट जिसके अंदर हो वो लोकल बेस बनाएगा। देखिए शैलो ग्रुप क्या है, देखो सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना जो भी ग्रुप दे रखा होगा, ठीक है। तो अब 12 इसको डिवाइड करता है और 12 इसको भी डिवाइड करता है, तो ये 2 SSG है और ये 3 SSG है। और ये जो इसका ऑर्डर है इस 4 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप बनाएगा। वो कैसे पता चलता है, ये सॉल्वेबल ग्रुप भी एक टॉपिक है, डायरेक्ट थ्योरम पूछता है इसमें। सॉल्वेबल ग्रुप क्या है, मतलब जैसे हर ग्रुप अपने पहले वाले ग्रुप का क्या है, नॉर्मल से ये ग्रुप है, ये इसका नॉर्मल है, ये ग्रुप इसका नॉर्मल है, इस तरह से सीरीज़ बन रही है, सॉल्वेबल ग्रुप है ये। और जो GI/GI+1 एक क्वोशंट ग्रुप बनता है ना इस टाइप का, ये क्योंकि मेरे को पता है ये नॉर्मल है, क्वोशंट ग्रुप तो बन ही रहा है, तो ये क्या होगा, एबेलियन भी है। और कोई भी एबेलियन ग्रुप है वो सॉल्वेबल होता ही होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। सिमेट्रिकल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इज़ ऑल्सो सॉल्वेबल। S4 is also solvable. Any subgroup of H of a solvable group is solvable. Every quotient group of solvable group is solvable. Remember this. ठीक है। Then homomorphic image of a solvable group is solvable. Homomorphic जो image होती है किसी solvable group की वो भी solvable होती है। H and K be the two group, जैसे G बराबर HK है, then G is solvable if H and K both are solvable, ठीक है। and finite P group is solvable. P group मतलब solvable group हो जाता है, वो shallow groups is also solvable, finite हो। म्यूटेटर इस टाइप का होता है, A inverse, B inverse और AB। G is abelian if AB equals to A। G सेंटर से बिलोंग करेगा if AX equal to E। तो S बराबर ये सेंटर ऑफ G is always abelian। शैलो ग्रुप को कैसे सॉल्व करते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप 6 दे रखा है, 2 into 3 में तोड़ दो, 2 SSG बनेगा, एक 3 SSG बनेगा। जब 2 SSG लेते हो ना तो 2 में K मल्टीप्लाई करके +1 ऐड करो, 1 + 2K, और जो दूसरा बच्चा हुआ उससे डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई 3। ऐसे यहाँ 3 SSG में क्या करेंगे, 1 + 3K डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। फिर वैल्यू रखते हैं, K बराबर 0 1, मतलब ये यूनिक सब ग्रुप है, 1 वाला तो यूनिक ही होता, सॉरी 0 पे 1 पे जहाँ तक हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि ये कि नॉर्म यहाँ पे सिर्फ 1 से हो रहा है तो ये यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप बनाता है। तो यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप बनाना है तो नॉर्मल सब ग्रुप बनाता है वो। एलिटी वाला क्वेश्चन पूछा है कि ग्रुप ऑफ 4x4 मैट्रिक्स एंट्रीज इन द फील्ड 3 एलिमेंट एनी 3 शैलो ग्रुप्स हैज कार्डिनलिटी। तो प्री मतलब कोई प्राइम नंबर है, अगर 3 जो शैलो ग्रुप का है, कार्डिनलिटी निकालनी हो तो n(n-1/2) कर देना, 3^6 की कार्डिनलिटी निकलेगी। इंटीग्रल इक्वेशन देखो इस स्टेप की इक्वेशन दे दी है। अभी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम किस तरीके से यूज़ करेंगे वो बता रहे हैं। जैसे x - e जिसमें लगा होता है, ठीक है, वह साइन के फॉर्मेट में, तो इसको डायरेक्ट लैप्लेस साइन x लिख सकते हैं, इस पूरे इंटीग्रल को लैप्लेस ऑफ साइन x। एल्फा तो एक्स्ट्रा में है ही, ठीक है, इधर एल्फा लगाया, इधर lx और इधर एल्फा लगा दिया, ठीक है। अब वो
इधर एल्फा है 1/s², 1/s² + 1² एल्फा है। ये कॉमन ले लेते हैं, फिर अदल बदल करो, अदल बदल करके एल इनवर्स इधर लगाएंगे तो ये क्या बनता है x, इसका बनेगा। इस तरह से सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे s-t है तो s-t को x से रिप्लेस किया ना, x-t ही होगा, मतलब कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में इसको x कंसिडर करेंगे तो Lx बनेगा। फिर ये लैप्लेसियन ऑफ x सॉल्व करना था ना, 1/v² होता है इसका। जब यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म दे दे, आपको लैम्डा की वैल्यू भी गिवन है और जस्ट ये पूछ रहा है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो सबसे पहले f और g फंक्शन बनाना जब यहाँ पे कांस्टेंट लिमिट दे रखी हो, है ना। f और g, f क्या हो गया यहाँ पे cos²x, g क्या हो गया 1। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या होता है इसका, ax = b होता है। ओके, अब व्हाट इज़ ये, क्योंकि सिर्फ 1 डिग्री की मैट्रिक्स बन रही है यहाँ पे, सिर्फ 1x1 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो 1x1 की मैट्रिक्स ईजी होती है, बल्कि इसमें क्या करना होता है 1 - λ α 1 1। ठीक है, इधर x है और इधर b क्या चीज़ है, सॉल्यूशन ये है कि वट एवर इज दैट f(x) 1, मतलब g(x) बोलो f(x) बोलो, जो भी बोलो, जो एक्स्ट्रा टर्म है ये कांस्टेंट वाली, ये हमारा g(x) फंक्शन है। और जो g है इसको 1 माना है, वो उसको इंटीग्रेट कर दो गिवन लिमिट में, वो मेरा ये हो गया। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या है 2/π, और अल्फ़ा 1 1 क्या है, मतलब अल्फ़ा 1 बना कि f1 को g1 से मल्टीप्लाई करने पे सॉल्यूशन क्या हो रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे मेरा मान लो π/2 आ रहा है, लैम्डा की वैल्यू गिवन है और 1 में से माइनस करनी है। ठीक है, तो आप देखोगे कि इसका सॉल्यूशन 0 आ रहा है और इधर से आप सॉल्व कर रहे हो तो पाई आ रहा है। ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, तो इधर नो सॉल्यूशन। यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब कि लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो जो लैम्डा दे रखा है और उन्होंने फाइंड करा वो दोनों अलग अलग है। लैम्डा की वैल्यू 0 आ जाए तो भी यही होगा ट्रिवियल सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब नो कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट। यहाँ पे स्टर्म लवली थ्योरम, इससे तो क्वेश्चन आया हुआ है ना, बताया था तुम्हें। सबसे पहले कोई भी फंक्शन है, p फंक्शन है x का, उसका y के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन dy/dx, फिर उसका x के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन है, प्लस कोई फंक्शन है x का q प्लस लैम्डा, कुछ फंक्शन है x का r, और दोनों को मल्टीप्लाई किया y से इक्वल टू 0। ये स्टर्म लवली प्रॉब्लम होती है। इसकी बाउंड्री कंडीशन ये है कि y a फिर उसी का डिफरेंशिएशन माइनस में आता है, y b फिर उसका डिफरेंशिएशन प्लस में आता है, अल्फ़ा 2 सब पॉजिटिव है। और इधर ये होता है कि p ये कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है और दिस डिग्री इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मान लो p a मतलब a रखने पे 0 आ रहा है और p रखने पे भी 0 आ जाता है तो उसका प्रॉब्लम कैसी हो गई, सिंगुलर प्रॉब्लम। ठीक है, अगर मान लो p a और p b बराबर आ रहे हैं, a रखने पे और b रखने पे बराबर आ रहा है, और p x लेकिन 0 से बड़ा है और r x भी 0 से बड़ा है, तो पीरियोडिक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अब दोनों बराबर आ जाते हैं तो, और जस्ट ये है पी एक्स, इसका कोई अता पता नहीं, सिर्फ पी एक्स ग्रेटर देन 0, पी एक्स को आर एक्स दोनों ही ग्रेटर देन 0 देन रेगुलर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। अब जैसे ये क्वेश्चन इस टाइप से दे दिया, बाई डबल डैश प्लस लैम्डा बाई डैश बराबर 0 दे दिया, तो सॉल्यूशन हमेशा इस टाइप से बनता है। अगर सॉल्यूशन फाइनली निकालना है y बराबर साइन अंडर रूट लैम्डा एक्स, वट एवर द कोफिशिएंट ऑफ y है उसका अंडर रूट करो लैम्डा एक्स, सॉल्यूशन तो ये बन रहा है। L मतलब क्या है, लेंथ ऑफ डोमेन b माइनस ए। ठीक है, अब जब आपको कंडीशन इस टाइप से दे रखी है कि y a और y b दोनों इनिशियल कंडीशन 0 दे रखी है, तो लैम्डा बराबर क्या होगा,
एन पाई बाई एल, एल मतलब लेंथ है, दोनों इंटरवल्स के बीच की डिस्टेंस, एन पाई बाई एल का स्क्वायर, एन बिलोंग टू इंटीजर। ठीक है। सेकंड केस ये है कि जब आपका फंक्शन के बराबर हो, डिफ्रेंसिएशन के बराबर हो दोनों लिमिट्स के अंदर। ठीक है, उस केस में आपका बनता है लैम्डा बराबर 2n पाई स्क्वायर बाई एल। ठीक है, यस। और यही पूछा था, वो पिछला क्वेश्चन था ना, उसमें आंसर n स्क्वायर आ रहा था, वो यही क्वेश्चन था 2n पाई। जब अब फिर उसके बाद जब एक फंक्शन डिफ्रेंसिएशन के बराबर हो जाए डायरेक्टली, तो भी n पाई एल बाई स्क्वायर यूज़ करते हैं, तो नॉर्मल फॉर्मेट है। 0 होने पर भी यही, बराबर होने पर ये, पर ये अलग है कि जब फंक्शन को डिफ्रेंसिएशन के बराबर हो तो लैम्डा बराबर क्या होता है 2n पाई बाई एल स्क्वायर। ठीक है, अगर ऐसा दे रखा हो कि वही फंक्शन डिफ्रेंसिएशन के बराबर है लेकिन बराबर टू 0 है, तो उस केस में मामला अलग होता है। फिर उस केस में क्या बनता है हमारा 2n प्लस 1/2 पाई बनता है, डिवाइडेड बाई एल। एल तो है नीचे आएगा, पाई ऊपर है, बस एन की जगह क्या जाता है 2n प्लस 1/2। ये थोड़ा अच्छा है इसलिए याद करना पड़ेगा, 2n प्लस 1/2 इस केस के अंदर। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ था, अब इसमें कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, केस 1 1 हो रहा है, दोनों 0 हो रही टर्म्स, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा n पाई बाई एल स्क्वायर, इट गिव्स यू n स्क्वायर। क्वेश्चन इसमें लैम्डा स्क्वायर दे रखा है भाई, जो भी दे रखा होता है उसको यहाँ लिखना होता है, वही लैम्डा है मेरा, लैम्डा स्क्वायर यहाँ है और उसी तरह से फॉर्मेट होगा। लेकिन मुझे आंसर में फाइनल लैम्डा चाहिए, तो फिर अंडर रूट लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, 2n आएगा। अब ये कौन सी कंडीशन, सेकंड कंडीशन है ये 2n पाई वाली। whatever the lambda, the solution is always linearly independent eigenfunction and on orthogonal also। independent है तो orthogonal है। is always become sin under root lambda x, solution है ये। of eigen value is countable। सपोज करो यहाँ पे कि जो क्यू एक्स है, अभी तक हम देख रहे थे लैम्डा आएगा कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। सपोज क्यू एक्स इज़ नॉट कांस्टेंट, उस केस में क्या होता है, अगर मान लो क्यू एक्स ग्रेटर दैन 0 है और एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्यू एक्स की लिमिट ग्रेटर दैन बना रही है, तो हमेशा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। एंड जो वाई एंड वाई डैश हैज़ इनफाइनाइट मैनी जीरोज ऑफ सोल्यूशन, या फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और दोनों के होंगे नॉन मोनोटॉनिक। वाई एक्स और वाई डैश एक्स दोनों की लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी, अनबाउंडेड फंक्शन होगा। ठीक है, अगर ये मान लो कंटिन्यूस है क्यू एक्स ग्रेटर दैन 0 है, then y-x has almost finite number of zeros on AB। ठीक है, y-x has at most finite number of zeros on when it is a continuous function। okay, when qx is greater than जब greater than 0 आता है ना, तब है finite zeros। अगर qx मान लो less than 0 है और y-x नॉट इक्वल टू 0 है, देन वाई डैश एक्स हैज़ एट मोस्ट 1 0। मतलब जो वाई डैश एक्स होगा उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा एक रूट होगा। मतलब सकते भाई ओपन ब्रैकेट होता है इनफाइनाइटली मैनी जीरो होती है, क्लोज ब्रैकेट होते हैं फाइनाइट मैनी जीरोस है। बाई डबल डैश ग्रेटर देन 0 पे कॉन्वेक्स होता है, बाई डबल डैश लेस देन 0 पे कॉनकेव। फिर मैं देख लो ना, बैलेंस ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम विद एम सोर्स एंड एन डेस्टिनेशन, द नंबर ऑफ ड्यूअल कंस्टेंट इक्वल टू प्राइमल वेरिएबल। ये तो अपोजिट चलते हैं, पता है ड्यूअल का प्राइमल हो जाता है या कंस्टेंट का वेरिएबल होता है, वेरिएबल का कंस्टेंट। तो प्राइमल कंस्टेंट इक्वल टू एम क्रॉस एन ही तो चलता है, एंड द नंबर ऑफ द नॉन बेसिक फिजिबल वेरिएबल विल बी m-1 ड्यूअल कंस्टेंट mn। ड्यूअल वेरिएबल कंस्टेंट की बात आती है ना, जब भी ड्यूअल कंस्टेंट ड्यूअल वेरिएबल m+n। वेरिएबल में एडिशन है, कंस्टेंट में मल्टीप्लिकेशन है। कंस्टेंट mn, वेरिएबल m+n। ऑप्टिमैलिटी कंडीशन क्या होती है भाई, dij इज़ लेस देन इक्वल टू 0, ui प्लस cj।
निहारो इसे भाई, डी आई जे है, ये चीज़ पहले आ रही है, इसमें सी आई जे बाद में आ रहा है, लेस देन 0। इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वन ड्यूअल वेरिएबल कैन बी असाइंड आर्बिट्री एनी रियल वैल्यू, उसे कोई भी रियल वैल्यू दी जा सकती है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वन ऑफ द ड्यूअल वेरिएबल इज असाइंड आर्बिट्री वैल्यू बिकॉज one of the constant on the transportation problem is redundant. The assignment problem with m jobs and m matrices, total number of basic variable at 0 label is m minus 1. Some constant added to each cost of the assignment matrix, then the optimal solution remains same. No change in assignment problem. Balance assignment problem with n number of person and m number of jobs, the number of dual variable 2m and 2n वेरिएबल में हमेशा ऐड करते हैं, m प्लस n होता है, और क्योंकि असाइनमेंट में सारा सेम ही होता है तो 2m और 2n। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम नेवर गिव अ अनबाउंडेड सॉल्यूशन, रिमेंबर दिस, ठीक है। एंड शॉर्टकट ट्रिक असाइनमेंट प्रॉब्लम की है ये कि सबसे छोटा ढूंढ लो, फिर उसके रो और कॉलम कट करो, फिर उससे छोटा ढूंढो, फिर रो कॉलम कट करो, फिर लास्ट में छोटा बचेगा उन सबको ऐड कर दो। क्वेश्चन दिया हुआ था चूज ए बी सी चूज करना, तो वैल्यू ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम मिनिमम ऑफ दिस वन ए बी सी डी। नॉर्मल सॉल्यूशन इज डिपेंड अपॉन द फिजिबल रीजन एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यस, फंक्शन का क्या है, ये ग्रीन फंक्शन कुछ इस टाइप का होता है, एल बाई एक्स एल वाई डैश है, इसमें भी कंडीशन ये होती है ग्रीन फंक्शन में, पर बाउंड्री वैल्यू कंडीशन में इसमें एडिशन आता है, जबकि लवली में बीच में यहाँ माइनस आता था। कॉशीज वैल्यू प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व करते हैं, तो पार्शियल डेरिवेटिव होता है, ये इसका फॉर्मेट ही होता है पी पी क्यू क्यू आर, ठीक है। ये दे दिया जैसे वैल्यू ऑफ u11 निकालने, सबसे पहले डी एक्स डी वाई डी जेड निकालते चलो, पी क्यू आर, C1 निकाल लिया, इधर से C2 निकाल लिया, 0 तो कांस्टेंट बनेगा, C1 C2 से मेरे को एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। ये उससे भी तो कुछ सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू t है, तो ये बना रहा है, ठीक है। यही वैल्यू आप इसमें रखो, मतलब ये u बराबर c आ रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू C2 की वैल्यू आ गई, वैल्यू C1 में रखो, फिर इसमें एक वो बनाओ कर्व निकल के आ जाएगा u फॉर्मेट में, जो एक्स एंड वाई टर्म उसमें जो फॉर्मेट बन रहा है उसमें वैल्यू डाल के देखेंगे ये u11 की, फिर आंसर बनता है। इस तरह की 34 प्रॉब्लम होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन CSIR नेट में आते हैं, वैसे क्वेश्चन देख लो, जैसे dy/dt है, ये यूनिकनेस वाली मतलब जैसे y के फॉर्मेट में कुछ आंसर आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि y डैश बराबर अगर y की पावर अल्फ़ा है, और अल्फ़ा अगर मानो ये जो अल्फ़ा है 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, मतलब जो पावर है वो 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। एक कंडीशन दी होनी चाहिए कि y भी बराबर 0 है, ये b यहाँ पे रियल नंबर होना चाहिए कोई भी, ठीक है। तो अगर उस केस में ये पॉजिटिव कोफिशिएंट है y अल्फ़ा का, तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट, ठीक है। और अगर मानो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट माइनस में है, तो इधर y अल्फ़ा का कोफिशिएंट अगर माइनस में है, अल्फ़ा 0 से 1 के बीच में है, और y b बराबर मतलब b पॉजिटिव है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या बनता है, यूनिक। फिर नेगेटिव होने पे यूनिक सॉल्यूशन बनता है y बराबर 0, और पॉजिटिव होने पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैनी सॉल्यूशंस, अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब 0 से 1 के बीच में है, और ये 0 है, पॉजिटिव ही है, ठीक है। जैसे ये इस टाइप के कोई 2 सॉल्यूशन दे दे, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ये है ना y डैश y, और ये सारे अलग अलग टर्म्स दे दिए उल्टे सीधे, और ये वैल्यूज़ दे रखी हैं, ठीक है। फिर मेरे को रॉन्स्किन्स निकालना है π/4 पे, तो सबसे जैसे कोफिशिएंट कुछ भी दे रखे हो, सॉल्यूशन हमेशा ये बनता है dw dx, है ना, और प्लस pw 0। p क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ y डैश,
तो सारे कोफिशिएंट को शिफ्ट करो उधर और वाई डैश का कोफिशिएंट निकाल के दो मेरे को। तो ठीक है, इस टाइप से बनता है, जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें, है ना। तो वही है dw/w बड़ा प्लस pw, है ना। तो अब p का कोफिशिएंट, p मतलब कोफिशिएंट ऑफ वाई डैश क्या बनेगा, 1/2। ठीक है, उसको उधर शिफ्ट कर दिया, फिर उसको सॉल्व कर लो, w निकालो डायरेक्ट, फिर आंसर आ जाता है इससे। देखो w और भी आसान भाषा में बताएं, w निकालना है, कुछ नहीं, एक्सपोनेंशियल लगाओ, पावर में p लगाओ, माइनस पे आता है, -p/dx। इसको सॉल्व कर लो खाली। व्हाट इज p? p इज अ कोफिशिएंट ऑफ y डैश। फाइंड आउट द सॉल्यूशन।